Hello everyone, welcome to Help Guru channel. Today we'll discuss about the HRM objectives and perspective, and this is a series 2 part from the unit 2 of paper 2 management NTA syllabus. So today we'll discuss about what is human resource management as we have discussed earlier, but हम लोग एक क्रक्स में देख लेंगे कि हमने लास्ट टाइम पे HRM का क्या डेफिनेशन पढ़ा था. Second, that is what are the objectives of HRM, and third, that is perspectives of HRM. This is the new topic which is included in UGC NET syllabus management and commerce. So first of all, we should understand what is HRM as we have discussed various definition in previous video. So in simple terms, we can say that what is human resource? Human resource means a process of consisting of 4 function: एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एचआर. एचआरएम क्या है? एचआरएम का मतलब होता है उसके अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम क्यों बनाते हैं, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव कर सकते हैं. एचआरएम का मतलब इन सिंपल टर्म बोल सकते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. आपको उसको मैनेज करना होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव तो एचआर का यही होता है कि आपको राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रिक्रूट कराना है राइट टाइम पर. बट अगर हम मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट, दैट इज सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिस सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो उस सोसाइटी के लिए भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. उस सोसाइटी के लिए भी हमें उनकी नीड, उनकी डिमांड, उनकी जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको एक बार देखना होता है. तो वो हमारे सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. जो एम्प्लॉय अपने पर्सनल गोल को अचीव करने की बात करता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो. तो हमारे जो फंक्शनिंग पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एंड सबसे मेजर दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? ये मेक श्योर करना दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल. अब हमें ये पता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो हम किसी सोसाइटी के लिए सेटअप कर रहे हैं. जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो हम सोसाइटी को दे रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं. तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें ऑर्गेनाइजेशन को की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो और सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की डिमांड और सोसाइटी के चैलेंजेस को फुलफिल करें. उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो बेसिकली जो सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें हमें अपना नेगेटिव इम्पैक्ट कम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिव इमेज ना बने, ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव इमेज बन के जाए. किसके सामने? सोसाइटी के सामने. तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपरली उनसे जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट हम सोसाइटी को दे पाएँ. तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली हम अचीव कर सकते हैं through the 3 functions, that is legal compliances, benefits and union management relationship. अब ये क्या होता है? यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहेगी तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो सोसाइटिकल कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मेजरली हम सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप के थ्रू, लीगल कंप्लाइंसेस के थ्रू. लीगल कंप्लाइंसेस यानी कि जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उन सबको हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग फुलफिल कराना होता है. कि सोसाइटी के भी अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को हमें फुलफिल करना है, उनको कंसिडर करना है. तो लीगल कंप्लाइंसेस के थ्रू, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू हम सोसाइटिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं.
अब हम अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, जो हम एम्प्लॉय अपने कुछ गोल सेट करता है, यानी कि पर्सनल उसकी जो अपनी विशेज़ होती हैं, जो अपनी उसकी मिशन गोल होते हैं, वो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव असिस्ट एम्प्लॉय इन अचीविंग देयर पर्सनल गोल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हम सपोर्टिंग फंक्शन। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर सकते हैं विद दीज HR फंक्शंस लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन एंड असेसमेंट। अब देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। कोई एम्प्लॉय है, अगर हम उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस एम्प्लॉय को अगर हम डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी बढ़ रही है। एबिलिटी बढ़ रही है यानी कि उसके जो पर्सनल गोल है वो उसका अचीव होगा। सेकंड, दैट इज़ अप्रेजल। अगर हम उसको टाइमली अप्रेजल देंगे, उसका काम अच्छा चलेगा, उसको अप्रेजल अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो उसका हम प्रमोशन करेंगे, वो अच्छी पोजीशन पे सेटअप हो जाएगा। तो उसका पर्सनल जो एक गोल है कि उसको टाइमली ग्रोथ मिले, टाइमली उसको अच्छी इनकम मिले, अच्छी सैलरी उसकी बढ़ती रहे, तो वो उसका गोल अचीव हो सकता है। थर्ड, दैट इज़ प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट यानी कि थ्रू दी प्लेसमेंट, अब अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको प्रमोशन दो, ठीक है, जहाँ पे उसको आप ट्रांसफ़र दो, जहाँ पर वो जाना चाहता है तो उसको सेटिस्फाई करना। तो बेसिकली प्लेसमेंट के थ्रू भी हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन यानी कि आप जो उसको सैलरी दे रहे हो, अगर आप उसको एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, उसको प्रॉपर फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हो, उसको कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो इजीली काम करेगा और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा। असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि अगर आप उसको बार बार उसकी परफॉर्मेंसेस को चेक कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंसेस में क्या कमियां हैं वो उसको बता रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल काम कर रहे होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको करेक्टिव मेजर्स मिल जाते हैं, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और उनकी कमियों की वजह से, उनको असेस करने की वजह से वो अपने अंदर परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव होंगी तो उनको अच्छा अप्रेजल मिलेगा, अच्छा अप्रेजल मिलेगा तो वो अच्छी जगह पे प्लेस होंगे, तो वो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज HR फंक्शंस। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे कि जो बेसिकली मेंटेन करते हैं डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन को एट अ वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें पता है कि अगर उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगी तो कंपनीज में वेस्टेज होगा। तो हमारा काम होता है बीइंग अ मैनेजर कि हमें कंपनीज़ की वेस्टेज को कम करना है। कंपनीज़ की वेस्टेज कब कम होगी कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उन फंक्शनल एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करवाएं। तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रिमाइंड द HRM दैट इट हैज़ ओनली फंक्शनल वैल्यू एंड शुड नॉट बिकम एक्सपेंसिव एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट सर्व्स। एंड फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 3 HR फंक्शन, अप्रेजल, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट। अप्रेजल के थ्रू, क्योंकि अगर आप टाइमली अप्रेजल कर रहे हो, अगर आप टाइमली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंसेस को असेस कर रहे हो, तो अब क्या होगा, उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी फंक्शंस वो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द डिपार्टमेंट, वो उनकी इम्प्रूव होगी। तो विद दिस अप्रेजल फंक्शन, प्लेसमेंट फंक्शन एंड असेसमेंट फंक्शन के थ्रू हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ को फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेजरली जो काम करता है वो अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यूज़ के लिए काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ HRM इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। इट इज़ ओनली अ मीन्स टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज HR फंक्शंस। कौन कौन से HR फंक्शंस हैं वो, HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर बेसिकली हमें ये डिफाइन करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने लोगों को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली HRP का मतलब होता है राइट पर्सनल फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट वर्क। तो HRP, अगर हम राइट पर्सन को राइट जगह पे रिक्रूट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव
फुलफिल हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉय रिलेशनशिप यानी कि आईआर रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, अगर उन दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी स्ट्राइक्स नहीं होंगी, कभी भी झगड़े नहीं होंगे, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, तो उनकी स्मूथ रनिंग चलती रहेगी बिजनेस की। और स्मूथ रनिंग चलेगा बिजनेस तो आगे जाके अच्छी चीज़ें अचीव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। सिलेक्शन हमें पता है, सिलेक्शन का मतलब होता है टू चूज़ अ राइट पर्सन। अब अगर हम राइट पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा काम भी अच्छा होगा। स्पेशलाइज पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो हमारे काम में एफिशिएंसी आती है। काम में एफिशिएंसी आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स कि अगर आप उसको टाइमली ट्रेनिंग दे रहे हो, टाइमली डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो नई नई चीज़ों के साथ भी कोप अप कर सकता है। जो भी नए चैलेंजेस आते हैं उन सबको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कि कभी भी कोई हर्डल नहीं आएगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीवेबल हो जाएंगे। अप्रेजल अभी जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया, तो वो पर्सनल में भी आता है आपका, वो फंक्शनल में भी आता है, और साथ साथ वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइमली अप्रेज करोगे सबको तो लोग भी सेटिस्फाई रहेंगे। लोगों को सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, उनका रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर लोग रिटेन रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, तो वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं। और लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन आप जुड़ने का मतलब है कि एक लॉयल्टी फैक्टर आता है, एक ब्रांडिंग फैक्टर आता है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल्थ बन जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बन जाती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होती है। तो ये आपके 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे जो सबसे इम्पॉर्टेंटली हम बात करते हैं एचआरएम में, कि सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन एचआरएम। ये पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरएम में? पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम्स को लेके किस टाइप से सोच रहे हो, आपके अंदर ऐसे कौन सी किस टाइप की एबिलिटी है कि जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो और डिसीजंस आप उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल डिसीजन ले रहे हो। तो एचआरएम के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 प्रोस्पेक्टिव डिस्कस किए जाते हैं: नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव, या सिस्टम पर्सपेक्टिव बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है? नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम। दिस अप्रोच बेसिकली डील विद एचआरएम टू बेसिक पर्सपेक्टिव, दैट इज हार्ड एचआरएम एंड सॉफ्ट एचआरएम। यहाँ पे 2 कंसेप्ट आए थे इस पर्सपेक्टिव यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि एक हार्ड एचआरएम होता है, एक सॉफ्ट एचआरएम होता है। दोनों क्या होते हैं? हार्ड एचआरएम का मतलब होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन से वाला? जिसमें ये फोकस किया जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक लोगों को केवल एक टूल समझते थे, है ना, उनको हम केवल एक रिसोर्स कंसीडर करते थे, उनको हम केवल कैसा कंसीडर कर रहे थे? उनको हम केवल कंसीडर कर रहे थे कि वो हमारे फंक्शनल एरियाज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक रिसोर्स है। और सॉफ्ट क्या होता है फिर? सॉफ्ट एचआरएम बेसिकली आता है मॉडर्न मॉडल के अंदर। इसमें बोलते हैं कि जो पीपल होता है वो एक एसेट है रेदर देन एक रिसोर्स है। आप उसको फोकस करते हो कि उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उसकी बातों को समझना, उसके प्रॉस्पेक्ट्स को समझना, उसकी फीलिंग्स को कंसिडर करना, वो आपका सॉफ्ट एचआरएम के अंदर आता है। तो नॉर्मेटिव प्रॉस्पेक्ट्स में ये 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया कि एचआरएम को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, हार्ड एचआरएम और सॉफ्ट एचआरएम। हार्ड एचआरएम, all those element in the environment relation line emphasizes on employees compliances, quantitative output, manager task, development of the organization. In simple term we can say that hard hrm that is focus only that human resource एक tool है, human resource एक resource है। Soft HRM basically tend to favor flexibility, negotiation, performances, quality, recognition, in rights in the employment relation, और it is more strategies in long term. Soft HRM क्या है? इसका opposite होता है, जिसमें employees को consider करते हैं कि being a asset, वो हमारे लिए एक asset है, उसके अंदर भी feelings होती हैं। हमें सॉफ्ट एचआरएम को क्या करना चाहिए? उसको कंसीडर भी करना चाहिए, उनको हमें रिसोर्सेज नहीं मानना है, उनको हमें एक एसेट मान के चलना है। और वो कैसे कर सकते हैं? जब आप उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दोगे, रिकॉग्निशन दोगे, उनको उनके राइट्स के बारे में उनको बताओगे, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करोगे, तो वो सॉफ्ट एचआरएम होता है। तो ये आपका नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव के अंदर था। सेकेंड दैट इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या था? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपका HRM इज एन आउटकम ऑफ नॉर्मेटिव परसेप्शन, कि जो आपकी नॉर्मेटिव परसेप्शन था उस नॉर्मेटिव परसेप्शन का एक
आउटकम आया। वो आउटकम क्या बोल रहा था, बेसिकली ये बोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कहने के लिए बोलते हैं कि सॉफ्ट एचआरएम को कंसिडर करना चाहिए, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हार्ड एचआरएम को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है ना। एक स्टडी आई थी बेसिकली हॉप हेली की, उन्होंने ये फाइंड किया था ऑर्गेनाइजेशन क्लेम तो करता है कि हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए एसेट है, बट रियलिटी में वो फोकस यही करता है कि हार्ड एचआरएम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तो अभी जैसे मैंने बताया होप हैली के हुआ था, तो वाइल मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम एम्प्लॉय टू बी देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एंड मेक मैनी कमिटमेंट फॉर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, बट इन रियलिटी एम्प्लॉयर इन्फोर्स अ हार्ड एचआरएम बेस्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो इस परसेप्शन के अंदर क्या था, इस परसेप्शन को बेसिकली नॉर्मेटिव का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि नॉर्मेटिव में बता तो दिया सॉफ्ट एचआरएम और हार्ड एचआरएम की बात, लेकिन फोकस क्या करना है, फोकस होता क्या है रियलिटी में, फोकस्ड होता है केवल हार्ड एचआरएम को। सॉफ्ट एचआरएम को केवल हम पेपर वर्क में दिखाने की बात करते हैं, केवल हम वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट अगर रियलिटी में प्रैक्टिकली देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको केवल हार्ड एचआरएम से काम कराना है। थर्ड दैट इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव किसके ऊपर फोकस करता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर, बिहेवियर मॉड्यूलेशन के ऊपर, और ये करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को लेके फोकस्ड। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम बिलीव दैट vital for an organization to control or mold the behavior of its employee to bring the desired result from them। कि अगर आपको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय से काम निकलवाना है तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा उसके बिहेवियर को रेदर देन उसके स्किल्स को और उसकी नॉलेज को। Focus is on identification of desired behavior, ensuring availability of opportunities and environment for desired behavior, developing employee skills to bring desired behavior and motivating employees to behave as a desired। बिहेवियर प्रोस्पेक्टिव बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया फोकस कर रहा है बिहेवियर को रेदर देन स्किल्स को, बट आप स्किल्स के थ्रू आप उसके बिहेवियर को मॉड्यूल कर सकते हो। ये बेसिकली फोकस करता था आपका हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन की तरफ। Organization policies and practices helps in bringing desired employee behavior and increase its effectiveness। उसने बोला ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम अच्छे से करवाना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो आपको एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोल्ड करना पड़ेगा, आपको उनके बिहेवियर के ऊपर काम करना पड़ेगा। फोर्थ दैट इज स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ एचआरएम होता है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स आर वैल्यूएबल इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके वो आपके लिए वही आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, वैल्यूएबल होते हैं वो बहुत। और इट प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव, एंड दिस फोकस इज ऑन लॉन्गर टर्म पीपल इश्यूज एंड मैक्रो कंसर्न अबाउट स्ट्रक्चर, क्वालिटी, कल्चर, वैल्यू, कमिटमेंट एंड मैचिंग रिसोर्सेज टू फ्यूचर नीड। इनका फोकस था कि आपको लंबे टाइम तक लोगों के साथ काम कराना है, तो आपको पीपल कि जितने भी इश्यूज़ हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि कैसे आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हो। ये बेसिकली फोकस करता था आपका टेक्नोलॉजिक पर्पस के ऊपर। इसने काम किया सिस्टम के ऊपर कि अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम के थ्रू काम होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में। इनपुट यानी कि आप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाओ, प्रोसेस यानी कि आप लोगों को इंगेज करो विद द सिस्टम, आउटपुट यानी कि आप लोगों को रिटेन करा के रखो। तो इन्होंने फोकस किया कि एम्प्लॉयज़ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और आपको एम्प्लॉयज़ के साथ लंबे टाइम तक काम करना है, तो उनकी पीपल्स, उनकी फीलिंग्स, उनको कंसीडर करना चाहिए आपको। सो ये आपके पर्सपेक्टिव्स ऑफ एचआरएम थे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, so please post your comment. Thank you so much.